नमस्कार, आप देख रहे हैं कल का बाजार। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजारों में जो जोरदार रफ्तार है वो अभी बनी हुई है। इंडेक्स फ्रंट पर आप नजर डालेंगे तो 17,944 ये आज निफ्टी की क्लोजिंग देखने को मिली, जहां पर आप निफ्टी फ्यूचर में नजर डालेंगे तो 18,000 के पार निफ्टी फ्यूचर पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा। आज 20वां लगातार सेशन जबकि एफआई की तरफ से खरीदारी आई और 7वां लगातार सेशन जबकि इंडेक्स के अंदर तेजी का रुख बना रहा। तो इंडेक्स में एक जोरदार तेजी बनी हुई है, चाहे आज आप फ्रंट लाइन इंडेक्स पे जाएं, मिड कैप इंडेक्स पे जाएं, स्मॉल कैप इंडेक्स पे जाएं, सब में खरीदारी का दौर देखने को मिल रहा है। निफ्टी बैंक में भी लास्ट आवर तक आते आते एक बढ़िया रफ्तार रही और डीआई के आसपास निफ्टी बैंक भी जाकर बंद होते हुए दिखाई पड़े। तो मूव या मूड माहौल जो है मार्केट का वो तेजी में बना हुआ है। हम आपके सवालों के जवाब दिलवाएंगे। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए गौरव बिस्सा मौजूद रहेंगे। अगर आपको भी अपना सवाल पूछना है तो माध्यम आपकी स्क्रीन पर है। आप 7045220000 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे साथ फेसबुक और ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। सोशल मीडिया में आप आस्क आवाज कैश और आस्क आवाज एफएनओ लिखकर अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं। इनक्रेड इक्विटीज के वीपी गौरव बिस्सा हमारे साथ आज मौजूद हैं, जो कि आपके सवालों के जवाब दिलवाएंगे। गौरव जी से बातचीत करने से पहले, बाजार पर राय लेने से पहले, एक बारी इंपॉर्टेंट नंबर जो बाजार बंद होने के बाद आया वो है एफआईडीआई का। वो आपकी स्क्रीन पर है। 2347 करोड़ रुपए की खरीदारी, 510 करोड़ रुपए की बिकवाली। आज लगातार 20वां सत्र है जबकि एफआईज खरीदारी कर रहे हैं और इन 20 दिनों में करीब 20,000 करोड़ से ज्यादा की बाइंग एफआईज कर चुके हैं। तो इस तरह की बाइंग 28 जुलाई से जो बाइंग शुरू हुई आज तक कंटिन्यूसली चली रही है। करीब 20 सेशन हो चुके हैं। गौरव सर नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मार्केट में तो एक जोरदार रफ्तार बनी हुई है, बाय ऑन डिप्स, यही रणनीति सो फार सारे जानकार कह रहे हैं। आप कैसे रीड कर रहे हैं मार्केट्स को? क्या टारगेट, क्या स्टॉप लॉस, क्या करें? गुड इवनिंग। देखिए, बाय ऑन डिप्स की रणनीति तो सही है, लेकिन डिप्स आ ही नहीं रहे फिलहाल। यहाँ पे अगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चर देखेंगे तो पॉजिटिव रहा है और प्रीवियस डे का कैंडल जो है उसके नीचे भी लो को तोड़ के नीचे सस्टेन नहीं कर पा रहा है। स्ट्रक्चर पॉजिटिव ही है। यहाँ पे जो आपको थोड़ा अंदेशा देखने मिलेगा वो होगा एक्सपायरी नजदीक है तो आपको ऑप्शन के आंकड़े देखने मिलेंगे। वहां पे अगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चर देखिए तो 18,000 का जो कॉल है, जहाँ पे अच्छी खासी कॉन्सेंट्रेशन है, थोड़ी बहुत वहाँ पे राइटिंग भी आपको देखने मिल रही है। आज अटेम्प्ट किया था 18,000 आने के लिए, तो अगर 18,000 सस्टेन हो जाता है तो एक जो राइटर्स हैं 18,000 कॉल के, वो कल आपको कवरिंग करते हुए देखने मिलेंगे। अगर वो नहीं होता है, कल कंसोलिडेशन देखने मिलता है या कल अगर निफ्टी फिर से 17,880 के नीचे अगर जाती है तो मैं समझता हूँ 18,000 के कॉल राइटर्स जो है थोड़े हावी हो जाएंगे और निफ्टी का जो कल का सत्र होगा वो थोड़ा रेंज बाउंड होगा या माइनर नेगेटिव होगा। तो कल के लिए जो क्रिटिकल पॉइंट एरिया है वो है 18,000 का। वो सस्टेन हुआ तो शॉर्ट कवरिंग की रैली कॉल ऑप्शन आपको लेके जाएगी 18,100 के लिए। अगर वो नहीं हो रहा है तो मैं समझता हूँ कल के लिए आपको थोड़ा सा कंसोलिडेशन से माइनर आपको डिक्लाइन देखने मिल सकती है। 18,000 के ऊपर बाजार सस्टेन करता है, 18,100 के आसपास जो शॉर्ट कवरिंग ले जा सकती है। मेजर कॉल राइटर जोन है 18,000 और अगर वो 17,880 की तरफ चला जाता है तो कॉल राइटर्स हावी होंगे और बाजार में शायद साइडवेज टू नेगेटिव मूव देखने को मिले। गौरव सर की राय है। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे पहले दर्शक मौजूद हैं, पुणे से बातचीत करने के लिए भरत साहब हैं। भरत जी नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार सर जी, नमस्कार। नमस्कार भरत साहब, सवाल पूछिए। मैपमाई इंडिया के 45 क्वांटिटी है। किस भाव पे? 1657 में लिया था। ओके, और अभी आप समय क्या दे सकते हैं इसे भरत साहब? इसका क्या करना चाहिए? कितना टाइम इसे और दे सकते हैं आप? टाइम का कोई इशू नहीं, 3 to 1 4 मंथ 6 मंथ दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके ओके क्या करना चाहिए इन्हें, क्योंकि इनके पास सवाल तो मैप में इंडिया पे है। रफली गौरव सर 200 300 300 साढ़े 300 रुपए के आसपास घाटा हो रहा है पर शेयर में। चार्ट हिस्ट्री बहुत तो नहीं होगी, लेकिन करना क्या चाहिए इन्हें? जी आपने बिल्कुल सही कहा। यहाँ पे लिमिटेड चार्ट हिस्ट्री है तो लंबी अवधि का इसमें व्यू देना डिफिकल्ट हो जाएगा। और जो मैं इसमें डेली या वीकली चार्ट पे देख पा रहा हूँ जो हिस्ट्री अवेलेबल है, वहाँ पे अगर आप देखिए ना ट्रायंगल फॉर्मेशन हो रहा है। स्ट्रक्चर यहाँ पे मैं कहूँ स्ट्रॉन्ग है वैसा नहीं है, लेकिन एक 1270-80 का एक जो है इमीडिएट सपोर्ट एरिया है, उसके नीचे अगर क्लोजिंग आती है तो स्टॉक में फिर एक जो है थोड़ा प्रेशर आपको बनते हुए देखने मिल सकता है। तो यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा इसमें ऑप्टिमिस्टिक स्ट्रक्चर के हिसाब से नहीं हूँ, अनलेस यहाँ पे एक राइज आपको ट्रायंगल सपोर्ट लेके उछाल देखने में अलग बात है। अदरवाइज अगर ये 1250 का अगर स्टॉप लॉस रखिए, उसके नीचे अगर सस्टेन हो रहा है तो एक बार एग्जिट करना बेहतर होगा। 1250 इसके नीचे जाए तो आप एग्जिट कर जाएं, ये आपको रणनीति बताई गई है। और वैसे भी इसमें जब तक नंबर्स ना आए, सिचुएशंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्लियर ना हो, तब तक आप अपनी लंबी अवधि की रणनीति एटलीस्ट ना बनाएं। रजनीकांत गोयल राजकोट से हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। गोयल साहब नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार सर, सवाल पूछिए गोयल साहब। मैंने टाटा स्टील का लिया था, तो 19.5 के रेंज पे है, मेरे पास 500 है। ओके,
ये खरीदारी एडजस्टमेंट के बाद की है? क्या मेरे को अभी इस पे एग्जिट कर लेना चाहिए या होल्ड करना चाहिए? एक गोयल साहब, आपने स्प्लिट के बाद लिया था राइट? नहीं, स्प्लिट से पहले लिया था मैंने, 950 पे लिया था। अच्छा, 950 पे लिया था तो 95 हो गए, तो 50 शेयर आपके 500 हो गए राइट? हाँ जी। ओके गौरव सर, पुराने निवेशक 950 रुपए के दाम पर वैसे खरीदारी थी, 500 शेयर अब है इनके पास 95 रुपए के दाम पर एडजस्टमेंट के बाद। मुनाफा है सो फार 17.5 रुपए पर शेयर का, लेकर निकल जाए। मोमेंटम में था आज मेटल, सिलेक्टिव स्टॉक्स, क्या करना चाहिए इन्हें? जी मेरे हिसाब से पार्शियल क्वांटिटी यहाँ पे बुक जरूर कर लेना चाहिए। यहाँ पे अगर आप इसके डेली या वीकली चार्ट अगर देखेंगे तो यहाँ पे दो चीजें हैं। एक फॉलिंग ट्रेंड का जो हर्डल है वो आपको आने वाले सत्रों में देखने मिल सकता है, जो आपको आएगा तकरीबन 125 के आसपास में। तो वहाँ पे एक बार स्टॉक जा सकता है अगर निफ्टी ने भी साथ दिया तो इसलिए पार्शियल क्वांटिटी बुक करना बेहतर होगा। दूसरा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक स्मॉलर टाइम फ्रेम में थोड़ा ओवरबॉट में ऑलरेडी जा चुका है, और यहाँ पे अगर देखेंगे थोड़ा स्ट्रक्चर थोड़ा सा ऊपर में प्रेशर आपको देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग पार्शियल क्वांटिटी में लेके 106 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप होल्ड कीजिए, वो बेहतर होगा। आधा मुनाफा ले लीजिए या कुछ हिस्से का आप मुनाफा ले लीजिए, कुछ हिस्से के साथ आप बने रहें, वो ज़्यादा बेहतर रणनीति रहेगी। अपूर्वा हमारे साथ मौजूद है पुणे से बातचीत करने के लिए। अपूर्वा जी नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्ते सर। नमस्कार। मैंने सिप्ला के 10 शेयर्स लिए थे लगभग हफ्ते भर पहले, और उसके एक आध दिन बाद मैंने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का भी लिया था। तो वो दोनों, उनका कहाँ तक मैं कर सकती हूँ प्रॉफिट बुकिंग, कौन से लेवल्स पे मैं मिड टर्म या फिर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकती हूँ? अच्छा अपूर्वा मैम, ये एचएएल की इतनी बड़ी तेजी आ रही थी, आपने वो तेजी देख के ऊपर के लेवल पे नहीं ले लिया कुछ? जी मुझे भी ऐसा लग रहा था, लेकिन मुझे लगा चार्ट के हिसाब से हो सकता है थोड़ा और ऊपर चला जाता एक महीने का उसका ये देखकर, तो इसीलिए पूछना था। गौरव, सिप्ला 1033 के दाम पर और एचएएल 2277 के दाम पर, दोनों में खरीदारी है, कहां तक ये होल्ड करें? क्या स्टॉप लॉस, क्या टारगेट? देखिए यहाँ पे अगर सिप्ला की बात की जो प्रीवियस स्विंग थे 1080 के, वो इसके काफ़ी स्ट्रॉन्ग हर्डल है। और अगर आप देखेंगे तो नीचे में एक 930 940 से सपोर्ट, तो एक दायरे में ट्रेड है। इन्होंने एक रेंज बाउंड ट्रेड को बाय किया है, और वो भी मध्यांतर, जो रेंज की मध्यांतर है वहाँ पे इन्होंने बाय किया है। तो यहाँ पे बहुत जल्दी मुनाफा हो डिफिकल्ट लग रहा है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो फार्मा में आज 2-3 दिन से थोड़ा स्टेबिलिटी रही है, थोड़ी अपसाइड देखने मिली है। यहाँ पे मैं जिनको सुझाऊंगा वो है स्टॉप लॉस 990 का, उसके नीचे अगर जाएगा तो एक बार एग्जिट कर लीजिए। ये सस्टेन अगर हो गया तो एक बार 1080 के लेवल आ सकते हैं, वहाँ पे आप रिव्यू कीजिए आपको होल्ड करना है या एग्जिट करना है। रही बात एचएएल की, तो यहाँ पे हमने काफ़ी एक अग्रेसिव अपसाइड हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। स्ट्रक्चर में कहूँ खराब है वैसा नहीं है, लेकिन यहाँ पे लाइफ टाइम हाई पे स्टॉक है, कहाँ पे जाके एग्जैक्टली रुकेगा ये बोलना किसी के लिए भी बहुत डिफिकल्ट होगा। तो मैं कहूँगा जो प्रीवियस कैंडल के जो लो है, जनरली जब लाइफ टाइम हाई पे चलता है तो मैं जो प्रीवियस मेजर कैंडल उसका जो लो है उसको मैं स्टॉप लॉस बना के और राइड करने की सलाह दूंगा मैं। तो वो जो लो था वो 2174 का था, वो आपके लिए स्टॉप लॉस हो जाएगा। सस्टेन हो गया तो आप उसको राइड कर सकते हैं। तो दोनों को लेकर आपको राय दी गई है अपूर्वा जी, आप अकॉर्डिंगली यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। राजेंद्र हमारे साथ मौजूद है, राजेंद्र डूगर साहब, और सूरत से बातचीत करने के लिए। राजेंद्र जी नमस्कार, सवाल पूछिए। हाँ नमस्कार सर। मेरे पास 320 टीसीएस के शेयर है एट द रेट ऑफ 100 रुपीज। ये आपकी खरीदारी कब की है? ये हो गया आईपीओ की है। अच्छा आईपीओ की, तो आपको 875 रुपए में आपने आईपीओ लिया होगा राइट? हाँ जी, उसके बाद वो बोनस और तो सारे बोनस स्प्लिट मिला के इसकी वैल्यू बैठती है करीब 85 रुपए के आसपास, आई थिंक, या 75 रुपए के आसपास। 100 रुपीज कुछ मैंने फिर बीच में क्या 10 एक शेयर बेस भी लिए थे। अच्छा। तो उसके बाद चलिए, मतलब 100 रुपीज के आसपास। राजेंद्र जी आपने 320 शेयर ले रखे हैं, आपको ऑलरेडी इतना मुनाफा है, तो कुछ सोचने समझने की जरूरत तो आपको लग नहीं रही होगी। ऑलरेडी देश की बस मेरे को तो ऐसे ही एक आउटलुक के लिए भाई कि पूछ लेता हूँ तो क्या एक्सपर्ट की थोड़ी राय मिल जाए तो थोड़ा कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है। वैसे आपने इतना बढ़िया काम किया है कि बढ़िया निवेशक जो आपको सुन रहे होंगे ऑलरेडी कॉन्फिडेंट फील कर रहे होंगे। खैर 2004 में टीसीएस का आईपीओ आया था, और 25 अगस्त को टीसीएस की लिस्टिंग हुई थी, तो इसकी लिस्टिंग को भी शायद 21 साल होने वाले हैं, तो 18-19 साल होने वाले हैं। तो इस तरह की लिस्टिंग, इस तरह का पेशेंस दिखाया राजेंद्र जी ने, और पोजीशन के अंदर बने हुए हैं, शानदार, बहुत बढ़िया राजेंद्र जी। अच्छा, क्या करना चाहिए गौरव? इनके पास टीसीएस के आईपीओ के शेयर हैं, तो कॉस्ट तो ऑलमोस्ट जीरो ही है, 320 शेयर इनके पास है, सिर्फ मुनाफा ही मुनाफा है, साल का बढ़िया डिविडेंड भी गिरता है, पोजीशन भी ठीक ठाक है। क्या करें, बने रहें, दोबारा इनका दाम तो देखेंगे नहीं, तो एवरेज कहाँ करें, क्या करें? सबसे पहले तो काफ़ी बधाई, एक अच्छे स्टॉक को इतने लंबे अरसे के लिए होल्ड करना
काफ़ी बड़ी बात है कि लोग प्रॉफिट में बहुत जल्दी निकल जाते हैं, लॉस में होल्ड कर लेते हैं। इन्होंने अब तक स्टॉक को होल्ड किया, काफ़ी बड़ी बात है, काफ़ी काबिल तारीफ है। अब बात अगर स्टॉक की जाए तो यहाँ पे ओवरऑल स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो एक 20 साल से अप ट्रेंड में ही स्टॉक है। यहाँ पे मेरे हिसाब से बने रहना चाहिए। इनके अगर मेजर जो फॉल है वो आने से रहा है, क्योंकि आप इनकी होल्डिंग काफ़ी निचले लेवल्स की है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसके जो प्रीवियस करंट जो स्विंग लोस थे तकरीबन 2900 के, आप उसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बना लीजिए और होल्ड कीजिए। स्ट्रक्चर इसका भी जैसे मैंने कहा हायर हाई हायर लो, अप ट्रेंड में ही है, आप इसको राइड करते रहिए। 20 साल से अप ट्रेंड में है तो अगले 3 या 4 साल तो अप ट्रेंड में कंटिन्यू रहेगा, ऐसे अंदेशा है। और आईटी स्पेस जो है ओवरऑल में रेडार पे है, अगले 2 साल के लिए मेरा टॉप बेट जो है वो आईटी स्पेस में ही है। तो मैं समझता हूँ यहाँ पे आपको बने रहना चाहिए। वैसे भी राजेंद्र साहब, आप देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी में निवेशित हैं, टाटा का ज्वेल है, इतने सालों से बने रहे हैं और इतने बड़े बड़े फॉल आपने ऑलरेडी देख लिए हैं। ट्रेजेक्ट्री इसकी तेज़ी में ही है, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर तो ये कि आप बने ही रहिए। शानदार निवेश आपने किया और इसी तरह के निवेश आप और भी करते रहिए। अच्छा, अब हम चलते हैं पुणे बातचीत करने के लिए एमएस तिवारी साहब से। तिवारी साहब नमस्कार, सवाल पूछिए। तिवारी साहब सुन पा रहे हैं आप? हाँ सुन रहा हूँ जी। नमस्कार सर, सवाल पूछिए। सर नमस्कार सुमित जी, मैं एक्चुअली मेरे पास 1000 शेयर हैं बीपीसीएल के। ओके। जो मैंने खरीदे हैं, अभी एवरेज कॉस्ट उसका 370 है और मैं पिछले 2-3 साल से इसको होल्ड कर रहा हूँ। मतलब मैंने वो जो स्पेशल बोनस था वो सब मैंने, डिविडेंड जो था वो सब मैंने पूरा एंजॉय किया है। ओके। अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर इनको मैं लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दूं, ये मान के पोर्टफोलियो में कि चलो डिविडेंड जो एफडी की बराबर डिविडेंड मिल रहा है, तो बस ये जानना चाहता हूँ कि इज इट वर्थ टू कंटिन्यू विद 2-3-4 ईयर। अच्छा, ये जो आपने 370 का दाम बताया तिवारी साहब, ये डिविडेंड मिलने के बाद का दाम है या डिविडेंड से पहले का दाम है? नहीं, ये एज ऑन डेट पोर्टफोलियो में ये प्राइस है मेरा। ओके, तो इसके अलावा आपको डिविडेंड नहीं मिला, राइट? इसके अलावा मुझे डिविडेंड मिल चुका है। जो स्पेशल डिविडेंड हुआ था वो उनको जो रिफाइनरी बिकी थी, जी। और हाँ, वो 25 रुपए 23 रुपए और जो बीच में उनके रेगुलर डिविडेंड मिलते रहे वो अभी 6 रुपए का डिविडेंड, अभी एक्स डिविडेंड डेट शायद 19 अगस्त है। जी, सही कहा आपने। अच्छा, तो गौरव, सरकारी कंपनी, और ये बात बिल्कुल सही है कि डिविडेंड पे आउट के लिए जिसको भी डिविडेंड अच्छा चाहिए होता है उसके लिए तो ये बढ़िया कंपनियां होती ही हैं। तो बीपीसीएल ऑलरेडी इनकी कॉस्ट का कुछ हिस्सा ये निकाल चुके हैं डिविडेंड के थ्रू। 16-17 रुपए घाटा भले ही नोशनल तौर पे आपको प्राइस में दिख रहा हो, लेकिन अदरवाइज डिविडेंड के तौर पे प्रॉफिट में ही है। तो क्या करना चाहिए इन्हें अपनी बीपीसीएल पोजीशन में? देखिए, मैं ये अग्री करता हूँ कि डिविडेंड पेइंग कंपनीज जो होती हैं आपको लॉन्ग रन में अच्छा मुनाफा बना के दे सकती हैं, लेकिन जो आपका असली वैल्यू क्रिएट होती है, वेल्थ जनरेशन होता है, वो आपको स्टॉक प्राइस के जो अपसाइड आपको देखने मिलेगी उसके अंदर आपको जनरली होता है। तो सिर्फ डिविडेंड की हम बात की जाए, वो एक ही मापदंड नहीं होना चाहिए। हाई ग्रोइंग स्टॉक इन टर्म्स ऑफ प्राइस और डिविडेंड अगर मिलता है वो एक काफ़ी अच्छा पोटेंट कॉम्बिनेशन आपको रहेगा। यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि ओवरऑल स्ट्रक्चर अगर मैं देख रहा हूँ तो मैं ये नहीं कहूँगा कि खराब है, लेकिन एक रेंज बाउंड स्ट्रक्चर है। चाहे आप इसमें मंथली देख लीजिए, वीकली चार्ट देख लीजिए, यहाँ पे पिछले 5 साल से अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने कुछ किया नहीं है, एक रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। अभी एक्सपेक्टेशन है कि जब तक ये रेंज के बाहर नहीं आएगा ये रेंज जो है कंटिन्यू रहेगी। तो यहाँ पे फिलहाल आप बने रह सकते हैं। अगर आप अगले 2-3 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं मिनिमम, तो आपको यहाँ पे बने रहना चाहिए। जब तक इसमें मंथली क्लोज 500 के ऊपर नहीं आती, यहाँ पे फायरवर्क्स शुरू नहीं होंगे। एक बार मंथली क्लोज 500 के ऊपर आ गई तो स्टॉक नए रेंज में जाएगा और बड़े लेवल्स की हम लोग बात कर सकते हैं। जब तक वो नहीं होगा स्टॉक जो है एक रेंज बाउंड ही रहेगा। थोड़ा फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ता रहेगा लोगों का, तो वो एंगल से आपको चल जाएगा कि मैं कुछ साल होल्ड कर सकता हूँ, तो आप बने रह सकते हैं। तो आपके लिए तिवारी साहब यही सवाल, तिवारी साहब यही है कि जवाब कि आप बने रहें, क्योंकि आप ऑलरेडी से होल्ड कर रहे हैं, पेशेंस है आप में, डिविडेंड आप ले ही रहे हैं, तो वही रणनीति सो फार ठीक है। हाँ, 500 के ऊपर जाता है तो यहाँ पर शायद अप्रिसिएशन भी आता हुआ दिखाई पड़ेगा, और बाकी न्यूज़ फ्लो से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनको आप जरूर ध्यान रखिएगा। दिल्ली चलते हैं, मंगेश जी हमारे साथ मौजूद है वहाँ बातचीत करने के लिए। मंगेश जी नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार मंगेश साहब, सवाल पूछिए। टेक महिंद्रा का लिया था 1670 में जी, तो उसको अभी होल्ड करना चाहिए या बेच देना चाहिए, क्योंकि अभी काफी नीचे आया है, अराउंड 1107 के नजदीक कुछ है। तो आप इसे अब क्यों बेचना चाह रहे हैं? इतनी जब गिरावट आ गई है तो आपको पैसे की जरूरत है? नहीं, पैसे की जरूरत नहीं, आगे चल के भी वो और रहेगा वो समझ नहीं आ रहा, इसलिए। अच्छा, तो गौरव, इस पे 2 तरह की राय है।
1670 रुपए में देश की 5वीं सबसे बड़ी आईटी कंपनी इन्होंने खरीदी, जो गिरकर अब 1104 पर पहुंच चुकी है। यहां से ये और नीचे जाएगा, इस डर में से निकल जाए, या यहां से वापस रीबाउंड हो जाएगा क्योंकि समय की पाबंदी नहीं है, तो ये और एवरेज करें, क्या करना चाहिए ना? देखिए, मेरे हिसाब से तो इसमें बने रहना चाहिए और बिल्कुल बने रहना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि अगर मैं इसके मंथली चार्ट अगर देखता हूँ तो 2009 से एक राइजिंग वेज बना रहा है, उसका ब्रेकआउट हमको देखने मिला पोस्ट कोविड। अब वहीं से एग्जैक्टली रीटेस्ट करके स्टॉक जो है ऊपर जा रहा था। मैं समझता हूँ यहाँ से एक अच्छी अपसाइड आपको देखने मिल सकती है। और जैसे मैंने कुछ समय पहले कहा कि आईटी स्पेस जो है वो मेरे टॉप बेट्स में रहेगा इन टर्म्स ऑफ एक थीम, सेक्टरल थीम के हिसाब से, तो यहाँ पे बिल्कुल बने रहना चाहिए। अगर जो कोविड के जो लो थे, पोस्ट कोविड के जो लो थे 950 के आसपास के, वो अगर नहीं टूटते हैं तो यहाँ पे जो प्रीवियस स्विंग हाई था 1800 के आसपास का, वो एक बार अटेम्प्ट होना चाहिए। उसके बाद रिव्यू करेंगे कि और वहाँ से कितना ऊपर जा रहा है नहीं जा रहा है, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो मंगेश जी, आपके लिए राय है कि आप बने रहिए। वैसे भी अगर अच्छी कंपनी है तो इतनी जल्दी कारोबार बंद नहीं होता है, भाव ऊपर नीचे जरूर होते हैं, कारोबार स्टेबल रहता है। तो कारोबार को रीड करिए, भाव अपने आप उसको फॉलो कर लेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आपके लिए राय यही है कि आप, गौरव जी जो दे रहे हैं, कि आप बने रहिए स्टॉक के साथ। राजीव हमारे साथ मौजूद हैं बिहार से बातचीत करने के लिए। राजीव साहब नमस्कार। जी सर नमस्कार। नमस्कार राजीव जी, क्या सवाल है आपका, पूछिए। सर मेरे पास एनबीसीसी है @4450। ओके, और क्या समय आप दे सकते हैं इसमें? सर मतलब क्या 6 महीने तक हम रुक सकते हैं, तो रखना है या फिर क्या करें, एवरेज करें? ओके, ये ग्राफिक्स जो है इसमें उल्टा दिख रहा है। इन्होंने खरीदारी की है 44 रुपए पर और अभी भाव है 33 रुपए, तो इनको पर शेयर करीब 1000 रुपए घाटा हो रहा है। तो 10 रुपए पर शेयर के आसपास घाटा हो रहा है। तो क्या करना चाहिए इन्हें? गौरव सर, एनबीसीसी 2400 पे खरीदारी है, 2400 शेयर है, 44 रुपए के दाम पर खरीदारी है, 33 रुपए आ चुका है, 11 रुपए पर शेयर घाटा है, क्या करें अभी? देखिए, अगर इनका नज़रिया 6 महीने का ही है तो मैं नहीं समझता हूँ यहाँ पे लंबे स्टॉप लॉस के साथ बने रहना उचित होगा। आप 30 रुपये का स्टॉप लॉस रखिए, उसके नीचे अगर ज़्यादा तक एग्जिट कीजिए। स्ट्रक्चर मुझे फिलहाल उतना अच्छा नहीं लग रहा है, क्लाउड के नीचे ट्रेड कर रहा है डेली वीकली चार्ट्स में, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर इसका थोड़ा सा वीक होते ही जा रहा है। तो मेरे हिसाब से कोई राइज अगर देखने मिलती है, एग्जिट के मौके ढूंढिए, 30 रुपये का निकले स्टॉप लॉस होगा। तो 30 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाइए। पोजीशन में आप किसी भी तेजी में आपका लॉस जहां कम से कम हो वहां आप निकलने की कोशिश करें और किसी और बेहतर स्टॉक के अंदर निवेश करें, वो ज़्यादा बेटर है। लेकिन यहां से आप तेजी में निकलने की कोशिश कर सकते हैं। 30 रुपए का एक स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं। अब जल्दी से जल्दी एक रैपिड फायर के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लेने की कोशिश करते हैं गौरव सर से। गौरव सर, पहला सवाल आया है यदवेंद्र प्रताप सिंह सर का। इनके पास बजाज फाइनेंस के 51 शेयर है 3500 रुपए के दाम पर, 10 साल का नजरिया, क्या करें? अब बने रहिए, होल्ड करके रखिए और 5400 का निकले स्टॉप लॉस होगा, क्योंकि लंबा नजरिया है, लंबा स्टॉप लॉस रहेगा। गौरव जी का इनका सवाल है जुबिलेंट फूड पर 600 रुपए के दाम पर खरीदारी है, ट्रेडिंग का नजरिया है, क्या करें? 575 के स्टॉप लॉस से बना रहिए। करंट रैली में 630-600 रुपए जा सकते हैं। ओके, नितिन अग्रवाल साहब के पास रेनबो चिल्ड्रन मेडिकेयर के शेयर हैं 27,542 आईपीओ के दाम पर, क्या ये होल्ड करें या निकल जाएं? बहुत कम हिस्ट्री है, बोलना मुश्किल है यहाँ पे, लेकिन एक बार आप 580 के स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हैं। राजन सिंह साहब पूछ रहे हैं, इनके पास एचबीएल पावर के शेयर हैं 85 रुपए के दाम पर, 500 शेयर, 1 साल का नजरिया, क्या करें? यहाँ पे एक बार एग्जिट करना बेहतर होगा। ओके, इसके अलावा जो सवाल आए हैं उसमें अदानी पोर्ट, अभिषेक छाबड़ा साहब पूछ रहे हैं, इनके पास 1750 शेयर हैं 280 रुपए के एवरेज दाम पर, लंबी अवधि का नजरिया, क्या करना चाहिए? इससे बने रहिए, ओवरऑल स्ट्रक्चर इसका अच्छा है, कंटिन्यूएशन है, ब्रेकआउट भी हो रहा है, यहाँ पे बने रहिए। अभिषेक साहब पूछ रहे हैं कि इनके पास आईसीआईसीआई बैंक के 620 रुपए के दाम पर शेयर है और एचडीएफसी बैंक के 1430 के दाम पर शेयर है, क्या करें इन दोनों में? इसमें बने रहिए, दोनों का लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर काफी बेहतरीन है। अगर ट्रेडिंग पोजीशन है तो प्रॉफिट बुक कीजिए, अदरवाइज आपका अगर 2 साल का नजरिया होल्ड करके रखिए। अच्छा, यही एक बात और भी पूछ रहे हैं, क्या लोअर लेवल पे एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक फर्दर ऐड कर सकते हैं? आईसीआईसीआई बैंक का ब्रेकआउट जो एरिया था वो 780 का था, वहां पे करीब, अगर उसके करीब अगर आता है तो आप बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। और एचडीएफसी बैंक में भी आप थोड़े 1350 के आसपास में ऐड कर सकते हैं। पीयूष जी पूछ रहे हैं कि इनके पास आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस के 100 शेयर हैं 1400 रुपए के दाम पर, 2 साल का नजरिया है, क्या करना चाहिए? यहाँ पे फिलहाल बने रहिए, ट्रेंड रिवर्सल आपको देखने मिला। 2 साल का अगर इनका व्यू है तो 1150 का इनके लिए स्टॉप लॉस होगा। तिब्बत साहब पूछ रहे हैं कि इनके पास 350 एसजेएस के शेयर हैं 505 रुपए के दाम पर, क्या करना चाहिए? ओवरऑल स्ट्रक्चर देखिए तो एक रेंज बाउंड है, यहाँ पे एक्शन जो है वो 505 के ऊपर आएगा। फिलहाल आप बने रह सकते हैं, आपके लिए स्टॉप लॉस है 470 का होगा। अच्छा, एक मनु साहब का सवाल है, इनके पास हिंदुस्तान जिंक के शेयर हैं, क्या करना चाहिए इन्हें?
अगर शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो एक बार एग्जिट कर लीजिए, और अगर ये 2-3 साल होल्ड कर सकते हैं तो मेरे हिसाब से 255 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। अच्छा, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व आज के टॉप गेनर थे। यहाँ पर पीयूष जी का सवाल है कि इनके पास ये दोनों में पोजीशन है, क्या करना चाहिए? बने रहिए, ब्रेकआउट्स के ऊपर ही हुआ है। कल अगर मौका मिलता तो बजाज फिनसर्व में तो आप एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए, और बजाज फाइनेंस जो है एक बार आप राइड कर सकते हैं। अभिषेक जी का सवाल है, इनके पास HDFC लाइफ के शेयर हैं, लगातार 2 दिन से शेयर चल भी रहा है, क्या करना चाहिए? देखिए, अगर ट्रेडिंग का नजरिया है तो कल अगर वापस ओपनिंग अच्छी मिलती है, 610 के अगर मिलता है तो एक बार आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अगर आप 1 साल से ऊपर का अगर व्यू आपका है तो आप एक बार बने रह सकते हैं। कविता जी का सवाल है, यूनाइटेड स्पिरिट्स को लेकर 780 रुपए के दाम पर खरीदारी है और नजरिया लंबी अवधि का है, क्या करें? बने रहिए, यहाँ पे एक मंथली चार्ट ब्रेकआउट देखने मिला, उसका रिटेस्ट करके ऊपर जा रहा है, बने रह सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे बने रहने की राय कविता जी के सवाल पर भी है। अच्छा, इसके अलावा दीक्षित साहब का सवाल है, इनके पास बिरला सॉफ्ट है 100 शेयर 400 रुपए के दाम पर, हालिया गिरावट में काफी टूटा है, क्या करें? ये नजरिया लंबी अवधि है। लंबी अवधि का नजरिया अगर है तो मेरे हिसाब से आप यहाँ पे बने रह सकते हैं, ओवरऑल स्ट्रक्चर्स का उतना खराब नहीं हुआ है। ओके, इसके अलावा रजत सर का सवाल है, इनके पास अल्ट्राटेक के शेयर हैं 6800 रुपए के दाम पर, लंबी अवधि का नजरिया, क्या करना चाहिए? ओवरऑल स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे अल्ट्राटेक का तो यहाँ पे मुझे अच्छा लग रहा है, मोमेंटम इसका भी अच्छा है, हायर लो बन रहा है, बने रहिए। ओके, तो बने रहने की राय अल्ट्राटेक सीमेंट को भी लेकर दी गई है। इसके अलावा एक सवाल गौरव सर और है, वो है सीमेंट स्पेस को लेकर, जहां पर जेके सीमेंट पर पोजीशन है पीयूष जी की, क्या करना चाहिए इन्हें? ओवरऑल अगर आप देखेंगे जेके सीमेंट में तो यहाँ पे स्ट्रक्चर में यहाँ पे भी खराब नहीं लग रहा है, अगर इनका लंबी अवधि का नजरिया है तो बिल्कुल आप बने रह सकते हैं। ओके, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव सर इतने सारे सवालों के जवाब देने के लिए और रैपिड फायर में ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को शामिल करने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना समय में देने के लिए। तो फिलहाल अब कल का बाजार को ही समेटेंगे, एक ब्रेक, और ब्रेक के उस पार लगातार खबरों का सिलसिला आगे बना रहेगा। नमस्कार।